नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम संविधान के विभिन्न भागों पर चर्चा कर रहे थे, तो संविधान के भाग जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। हम संविधान पर चल रहे थे, संविधान की प्रकृति हमने पढ़ चुके हैं, अब संविधान के भाग देख रहे थे। तो मैंने आपको 17 भाग रिपीट कर दिए थे, लेकिन अब मैं आपको दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ। भाग 1, 2, 3, 4, लेकिन आप बताते चलेंगे तब जाके काम चलेगा। तो आप जल्दी से बताइए, भाग 1 में क्या है और कितने अनुच्छेद हैं। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। इसी में वर्णन है, हमारे 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। साथ में दूसरे में एक नए क्षेत्र का जो है सम्मिलित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्यों के निर्माण, सीमा नाम में परिवर्तन की बातें हैं। भाग 4 में कहा गया है 2-3 की जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। यानी कि मित्रों आपको ध्यान रखना है कि यानी कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जो विषय में परिवर्तन करना है, सामान्य बहुमत से परिवर्तन करना है, ये लचीले संविधान का लक्षण है, ये भी यहीं पर ध्यान रखना है। शशि सैनी जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपूर्वा जी और सभी को मेरा गुड इवनिंग। लेकिन मित्रों जुड़ते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, तब जाके काम चलेगा। तो भाग 1 ये है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। तो बेसिकली इसमें अनुच्छेद हैं 5 से 11, ये नागरिकता से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि भाग 3 इसमें 12 से 35 तक है और ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है, जो वाद योग्य हैं, आज हमें ये अधिकार प्राप्त हैं। भाग 4 जो है वो डीपीएसपी से संबंधित है, ये बेसिकली 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डीपीएसपी क्या है? नीति निषेध तत्व, जिन्हें भविष्य लक्ष्य अधिकार भी कहते हैं। अब मित्रों हम क्या है आगे देखते हैं। भाग 4A जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मैंने बताया भी था, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं और ये 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। यहाँ पर एक ही अनुच्छेद है 51A, ये भी मैंने बताया था मित्रों, याद होगा आपको ये छोटी छोटी बातें। तो अब भाग 5 को आप बताएंगे। देखो कोई बता सकता है तो इसमें से कौन बताएगा कि भाग 5 किससे संबंधित है? अपूर्वा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इंदिरा चौधरी जी लिख रही हैं, लेकिन जल्दी से बताओ भाग 5 किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से। अनुच्छेद कहाँ से शुरू होंगे? इसमें अनुच्छेद शुरू होंगे 52 से 151 तक हैं। और फिर मैंने आपको एक बात और बताया था, इसको और डिवाइड हम कर सकते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में। सबसे पहले कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद होंगे, फिर विधायिका से संबंधित होंगे और फिर न्यायपालिका से संबंधित होंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी आएंगे और इसके 52 से लेकर 78 तक जो अनुच्छेद हैं वो कार्यपालिका से संबंधित ही हैं। और विधायिका यानी कि संसद संबंधित अनुच्छेद हैं 79 से 123 तक। अब ये आपको ध्यान रखना है, 123 वाला तो अध्यादेश वाला है कि बेसिकली, और न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 124 से 147 हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था 148 से 51 भी कार्यपालिका से संबंधित है। इसमें कैग का प्रावधान है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो भाग 5 भी आपको याद होगा। तो मित्रों अब आगे देखते हैं। भाग 6 जो है वो राज्य सरकार से संबंधित है। राज्य सरकार से इसमें अनुच्छेद कहाँ से शुरू होंगे? 151 तक वहाँ थे 5वें भाग में, तो 152 से 237 तक हैं। इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, पहले कार्यपालिका वाले हैं, फिर विधायिका वाले हैं, फिर न्यायपालिका वाले हैं। डिवाइड करते चलना है मित्रों, तभी काम चलेगा ना। आगे भी फिर आपको तुरंत अनुच्छेदों का ज्ञान तुरंत हो जाएगा, तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलना। भाग 6 राज्य सरकार, इंदिरा चौधरी जी राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भाग 6 तो आप सही बता रहे हैं। तो बेसिकली बेटा ये आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको ज्ञान रखेंगे तभी काम चलेगा। तो कार्यपालिका संबंधित अनुच्छेद कौन से? 152 से 167 तक हैं और 168 से विधायिका के बारे में 213 तक हैं। बेसिकली विधानसभा और विधान परिषद है तो विधान परिषद के बारे में है। न्यायपालिका में हाई कोर्ट,
व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इसमें दो ही बातें हैं, हाई कोर्ट व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसके बारे में प्रावधान 214 से 237 तक हैं। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सही है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब आगे मित्र आते हैं कि 7वें भाग में क्या है। 7वां भाग मैंने बताया था कि बेसिकली जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बना था, तब उस समय हमारा जितना भी भारतीय क्षेत्र है वो राज्य और संघ शासित प्रदेश में ना बंटकर ABCD में बटा हुआ था। तो ये ABCD में जो भारतीय क्षेत्र का विभाजन किया गया था, ये 7वें भाग में था, लेकिन इसे 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा लैप्स कर दिया गया, निरसित कर दिया गया 1956 में। तो इसमें एक ही अनुच्छेद था 238 जो आज निरसित पड़ा है, खाली पड़ा है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये निरसित है, खाली है, आप डायरेक्ट में देखेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बेटा जो है इसमें भाग 8 है। भाग 8 भी आपको बता देते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, इनके बारे में है। इसमें जो अनुच्छेद हैं 239 से 242 हैं। अब ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद भाग 9। भाग 9 मैंने आपको कल बताया था। भाग 9 स्थानीय स्वशासन के बारे में है, और इसको फिर मैंने 3 भागों में बांटा भी था। तो मित्रों आप बांट के बताएंगे तो फिर देखते हैं कौन बता सकता है आप में से। लाइव क्लास तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तभी कुछ होगा। तो बताइए कि बेसिकली भाग 9 में क्या है। पंचायती राज, नगर पालिका। पंचायती राज तो सिंपली जो है वो 9 में ही है, और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 243 A से O तक हैं। और जो शहरी स्थानीय स्वशासन है वो 9 A में है, 9 A में है। इससे संबंधित अनुच्छेद तो 243 है, उसके सब भाग हैं 243 P से लेकर ZG तक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 9 B जो है वो सहकारिता से संबंधित है। ये अभी जोड़ा गया था 97वें संशोधन नियम द्वारा 2012 में। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं ZH से लेकर ZT तक हैं, सहकारिता से संबंधित है। ये कब जोड़ा गया था? 97वें संशोधन अधिनियम 2012 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें तो आपको कन्फ्यूजन होना नहीं है। अब कंफ्यूज होंगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। तो ये तो सारा आपको पता रहना चाहिए। अब भाग 10 में क्या है? जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। भाग 10 जो 10th भाग है वो जनजातीय प्रशासन संबंधित है। इसमें भी एक ही अनुच्छेद है 244, लेकिन इसमें 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्र आएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था 5वीं 6ठी अनुसूची में परिवर्तन सामान्य बहुमत से होता है, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब मित्रों ये 10 भाग तो आपको इजली वे में याद हो गए होंगे। अब लेकिन आप बता नहीं रहे हैं, मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि भाग 11, 12, 13 बताइए। देखो कौन बताएगा? पूर्वा शर्मा जी। सर प्लीज़ थोड़ा धीरे पढ़ाओ। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा ना, मैंने कल बता दिया ना, कल पूरा पढ़ाया था ना आपको मैंने, ठीक है ना? तो मैंने कल बेटा पूरा बताया था, आज तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। कल 17 भाग तक मैंने बताए थे, आप पता नहीं कहाँ थे। मैं तो और धीरे पढ़ा देता हूँ, मेरे को क्या जाना है। लो भाई भाग 11 में क्या है? भाग 11 में मैंने बताया था कल, भाग 11, 12, 13 जो है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इसमें केंद्र राज्य संबंध वाले प्रावधान है। मोदी और गहलोत जी के कैसे संबंध है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। दीपक कुमार झाकड़ जी पूछ रहे हैं टीएसपी एरिया क्या है? टीएसपी ट्राइबल सब प्लान जनजातीय उपयोजना। एक्चुअली क्या है, विद्यार्थी समिति का गठन किया गया था, तो उसके आधार पर 1973 में टीएसपी योजना शुरू की गई थी, और ये जनजातीय क्षेत्रों में लागू होती है। इसके तहत जनजातीय लोगों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपने जो संस्कृति है उसकी रक्षा कर सके, अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, और रोजगार वगैरह सारे संस्कृति के अनुरूप ही कर सकें। अब भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी व प्रशासनिक संबंध हैं। केंद्र राज्य विधायी व प्रशासनिक संबंध हैं। और ये कहाँ से शुरू होगा? अब आप बताएंगे ना, मैंने कल भी बताया था 245 से, क्योंकि 10वां 244 में खत्म हुआ, 245 से 263 तक है। बिल्कुल राइट। कई बच्चे अच्छा बता रहे हैं। भाग 12
केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से संबंधित है, वित्तीय संबंध से संबंधित है। इसके अनुच्छेद कहाँ से शुरू होंगे? 264 से, 264 से 300 ए तक हैं। और 300 ए में क्या है, मैंने कल बताया था कि बेसिकली इसमें जो है कि कानूनी अधिकार है, संपत्ति का कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार की चर्चा की गई है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन आज ये कानूनी अधिकार है जिसकी प्रावधान 12वें भाग में। कोई पूछे संपत्ति का अधिकार कहाँ है, तो 12वें भाग में 300 ए अनुच्छेद के तहत है। ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी गुड, तो आपने सही बताया। प्रहलाद रार जी बोल रहे हैं, गुरुजी प्रणाम स्वीकार करो। प्रणाम है भाई, आपका स्वीकार किया, मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है। लेकिन ये बता दो, बस ये कृपा कर दो मेरे साथ, और कुछ नहीं है। मैं आप कुछ नहीं चाहता आप मित्रों, बस इतना चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा बता दो। तो वित्तीय संबंध आपको ध्यान है, मैंने बताया था कल। जीएसटी वाला प्रावधान भी यही है, टैक्सों का विभाजन भी इसमें ही है, किसमें केंद्र की कितने हिस्सेदारी होगी कर में, ये सारे प्रावधान इसी में है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। भाग 13 में है केंद्र राज्य व्यापार वाणिज्य संबंध। केंद्र राज्य व्यापार वाणिज्य संबंध, तो ये भाग 13 में है कि केंद्र राज्य के मध्य व्यापार कैसे होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो व्यापार में कैसे लागू करेंगे, ये सारी बातें। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है, केंद्र राज्य व्यापार वाणिज्य संबंध 301 से 307 तक प्रावधान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दीपक कुमार धाकड़ जी पूछ रहे हैं 300 ए में क्या है। 300 ए में बेटा संपत्ति का अधिकार है, तो बिल्कुल सही कहा है कि ये बेसिकली 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इधर जोड़ा गया था। पहले ये मौलिक अधिकार में था, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद 31 में था, 19(च) में था, दो जगह था मौलिक अधिकार में। अब वहाँ से बिल्कुल निकाल दिया गया है और अब ये भाग 12 में कानूनी अधिकार के रूप में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों ये सारे 13 भाग तो आपको क्लियर हो गए होंगे, और मैं थोड़ा तेज इसलिए बता रहा हूँ 17 तक, क्योंकि बेटा मैंने कल आपको बताए थे, लेकिन कल आप क्लास में नहीं जुड़े कुछ लोग, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो मैं अपने आप धीरे कर दूंगा। मैं तो क्लास को आप जैसे कहेंगे वैसे चलाऊंगा, लेकिन मूल है कि छोटी बातें हैं वो याद तो रहनी चाहिए ना हमें। चलिए अब 13 तक के बाद मैं 14वां भाग 15वां भाग बताता हूँ। भाग 14 में क्या है, जल्दी से आप बताइए। मैंने कल बताया था, मैंने बताया था 14 में सिविल सेवा है, ठीक है ना। सिविल सेवा से संबंधित प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद कहाँ से शुरू होंगे, भाग 13 कहाँ पर खत्म हुआ है, 307 पर। तो ये 308 से 323 तक जो अनुच्छेद हैं वो सिविल सेवा के बारे में। इसी में यूपीएससी, आरपीएससी, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों का, आरएएस अधिकारियों का, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इसके बारे में इनकी कितना कार्यकाल होगा, सारी चर्चा इसी में की गई है। यूपीएससी, आरपीएससी के गठन की चर्चा अनुच्छेद 315 में है। इनके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, ये 316 में दे रखा है। उनकी आयु वगैरह, जैसे यूपीएससी में 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त होते हैं, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में, और आरपीएससी वगैरह में जितने भी स्टेट कमीशन है उसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सिविल सर्विसेज, अक्षय गौड़ बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत वेरी गुड। शशि सनी जी बोल रहे हैं मैं नहीं थी, कोई बात नहीं बेटा, आज तो आगे हो ना, तो कोई बात नहीं, कल नहीं आए थे आज आ गए तो आपका वेलकम है। मैं इसलिए दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप आराम से देख लो बेटा, कोई चीज़ नहीं आए तो आप पूछ भी सकते हैं। बहुत अच्छा है, आप इंटेलिजेंट हैं, मुझे मालूम है, आप कवर भी कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 308 से 323 तक है, और यूपीएससी, आरपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आरएएस का प्रावधान इसी में। अब सिंपली कोई पूछे यूपीएससी किस भाग में है, और तो आप आसानी से बता सकते हैं आईएएस, आरएएस का प्रावधान किस भाग में है। तो ये सारी बातें आपको वैसे भी बेटा पता रहनी चाहिए। तो आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चों के सामने ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अक्षय गौर जी बिल्कुल सही है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको, मेरा गुड इवनिंग। तो अब आगे देखते हैं 16वां भाग। 16वां भाग एग्जाम की दृष्टि से बेटा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है 16वें को, 17वें को, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड भी आ जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ भाग 15 पहले तो चर्चा करते हैं भाग 15 पर। भाग 15 निर्वाचन, चुनाव से संबंधित है।
क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है, जहां इतने बड़े चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ 1 अरब 34 करोड़ जनसंख्या है, लगभग 70 करोड़ मतदाता हैं, इतना बड़ा वोटिंग का काम होता है। तो सारे कामों के लिए एक निष्पक्ष विभाग भी हमारे पास है, वो है भाग 15। ये कहाँ से शुरू होगा? 324। कहाँ पर खत्म होगा? 329, यहाँ तक है। इसमें क्या है, हमारे यहाँ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए 324 में ही प्रावधान किया गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा। तो हमारे यहाँ केंद्र में एक निर्वाचन आयोग है, तो बेसिकली जिसमें 3 सदस्य आज होते हैं। 93 के बाद पहले 1 सदस्य था, अब 3 सदस्य ही है, जो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। वो हमारे यहाँ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। और हमारे यहाँ स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या है? एक चुनाव आयोग है, जिसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 324 में की गई है। अब मित्रों ये ध्यान रखना है, 324 में ये लिखा है कि भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कि बेसिकली एक निर्वाचन आयोग होगा जो चुनावों का स्वतंत्र निष्पक्ष संचालन करेगा। तो 324 में बेसिकली निर्वाचन आयोग की चर्चा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 325 में मतदाता सूची की है, 326 में मताधिकार से रिलेटेड है। और हमारे यहाँ आपको पता है मताधिकार की आयु 18 वर्ष है, जो 61वें संशोधन द्वारा की गई थी। 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी, अब 61वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 326 में है, यस मताधिकार होगा, वोटिंग की आयु क्या होगी, ये बेसिकली 1826 में कहा गया है। तो ये अनुच्छेद भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अति उत्तम होगा। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, आप डर मत जाना, लेकिन आप बेसिक ज्ञान बेटा देखते रहना। तो ये बेसिक ज्ञान आपको पता रहना चाहिए। वेरी गुड। तो आप ये देखते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चुनाव आयोग 324 बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इंदिरा जी भी सही बोल रहे हैं, अक्षय गौड़ जी भी, शशि सैनी जी भी, अपूर्वा शर्मा जी भी। वेरी गुड बेटा। तो ये बातें बेटा थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि सारा निर्वाचन, अब तो वैसे भी चुनाव के बारे में बिना चुनाव के तो गाड़ी चलती नहीं है। ईवीएम का है, सारी चीज़ें हैं, सब काम ये ईवीएम का संचालन निर्देशन सब निर्वाचन आयोग करता है। तो हम ईवीएम भी पढ़ेंगे, हमारे यहाँ मतदान के प्रकार भी पढ़ेंगे, सारी बातें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना तो ध्यान रखें कि इस निर्वाचन चुनाव की चर्चा संविधान के 15वें भाग में की गई है, तो हमारा काफ़ी हद तक विकास हो जाएगा। तो ये तो बेटा ध्यान रखना है। अब आते हैं हम भाग 16 पर। भाग 16 में क्या है तो बता सकते हैं, जो बच्चे कल जुड़े हुए थे वो तो आसानी से बता सकते हैं ना कि भाग 16 किससे संबंधित है। कोई बताएगा आप में से? देखो मैं इंतजार करता हूँ। पाली से प्रणाम गुरुजी, धनराज जी बिल्कुल आपको प्रणाम, मेरा प्रणाम आपका स्वीकार करता हूँ। और बेटा आप जुड़े रहें रेगुलर, बस आपसे यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, क्योंकि मैं ऑनलाइन इतनी ज़्यादा क्लास लेता नहीं हूँ। मैं तो आपके सामने पहली बार उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं चाहता ये हूँ कि आप ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो बेटा मैं रेगुलर रखूँगा क्लास भी। और आप कोई देखेगा नहीं तो फिर मैं तो ऑफलाइन का टीचर ज़्यादा हूँ, तो मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ। ये 8x8 का कमरा मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। लेकिन आप लोग देखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारा भाग 16 है पिछड़े वर्गों का लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षण। पिछड़े वर्गों का लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षण। आरक्षण से संबंधित है, यानी कि लोकसभा राज्य विधानसभा में SC ST की जो सीटें हैं उसकी चर्चा ये भाग 16 में की गई है। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 330 से 342 तक हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी आपको ध्यान में रखने हैं। 330 तो लोकसभा के बारे में है कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण रहेगा। 331 में जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान है। अभी मैं बता दूंगा, आप कंफ्यूज होंगे, ये 2 एंग्लो इंडियन के बारे में। 330 में SC ST का लोकसभा के बारे में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आपको सिंपल सा ध्यान, अगर लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देना है तो कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन करना होगा? 330 में।
तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने कल मित्रों आपको एक बात बताई थी, याद हो तो आपको, मैंने कहा था 104 संशोधन अधिनियम 2020 में पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि SC ST का आरक्षण तो बढ़ा दिया गया, साथ में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को बढ़ाने की बात नहीं की गई। तो अब ये अनुच्छेद थोड़ा सा निष्क्रिय होता दिखाई दे रहा है। कौन सा? 331 वाला, क्योंकि एंग्लो इंडियन के जब मनोनीत ही नहीं होंगे, इनका आरक्षण ही नहीं मिलेगा, तो ये अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। तो मोदी गवर्नमेंट ने 331 को निष्क्रिय करने की पहल की है, तो वास्तव में निष्क्रिय आज कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। 332 में राज्य विधानसभा में SC ST का आरक्षण है। 333 में है राज्य विधानसभा में एक सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेगा अगर किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो कब करेगा? मान लीजिए किसी जाति का, समुदाय का, वर्ग का कोई भी सदस्य राज्य विधानसभा में नहीं पहुंचा है, उस परिस्थिति में राज्यपाल उस समुदाय वर्ग के एक सदस्य राज्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ये प्रावधान 333 में है। 334 में क्या है ये भी मैं आपको बताऊं। चलो आपको बता देता हूं, लेकिन मैं कल बता चुका हूं। अब कई बच्चे कहेंगे सर कल तो हम थे नहीं, लेकिन आज सुन लो। 334 में प्रावधान आरक्षण का ही है। तो इसमें जो बेसिकली 104वें संशोधन अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि आरक्षण की अवधि कितनी रहेगी। तो 334 में क्या है? आरक्षण की अवधि की चर्चा है। लोकसभा विधानसभा में आरक्षण की अवधि क्या होगी, इसकी चर्चा है। तो बेसिकली अभी 104वें संशोधन अधिनियम द्वारा आरक्षण की अवधि 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई। यानी कि अगर सरल शब्दों में कहें, अब आरक्षण 2030 तक लागू होगा। पहले था 2020 तक लागू होगा। 70 वर्ष का मतलब 80 वर्ष का मतलब क्या है? 2030 तक लागू होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 334 में है आरक्षण की अवधि। अब इसके बाद 338 नंबर अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें SC ST आयोग के बारे में प्रावधान है। अब आपसे पूछे SC ST आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये 338 में है। पहले ये संयुक्त आयोग था, अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। अब SC आयोग अलग है, ST आयोग अलग है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। 340 में जो क्या प्रावधान है वो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में बता देता हूँ। 3 और ध्यान रख लेना, 340, 341 और 342। ये 3 और आपको पता रहने चाहिए मित्रों। थोड़ा थोड़ा सा पता रहना चाहिए, लेकिन आप तो बस देखने में। अब मैंने कल बताया था, कोई बता सकता है आप में से? दीपक कुमार धाकड़ जी, हाँ बिल्कुल सही है, आप बताओ। अक्षय गौड़ जी, रिमूव बेटा नहीं, उसको वैकेंट कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। अक्षय गौड़ जी पूछ रहे हैं क्या रिमूव हो गया है ना? रिमूव बेटा नहीं होता, निष्क्रिय कर दिया गया है। तो अगर भाई अब आगे 10 साल नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अगली गवर्नमेंट कोई संशोधन अधिनियम लेके आएगी, अब वो क्या करती है उसी समय पता चलेगा। अब 10 साल तक तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो आगे क्या होता है, आगे जोड़ती है, मान लीजिए सरकार ही बदल जाती है, तो तब उस परिस्थिति में देखते हैं तब क्या होता है, तब उसमें क्या प्रावधान रखा जाता है। 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग है। पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में प्रावधान है। तो आपसे पूछे पिछड़े वर्ग आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? 340 में। तो ये संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में जिस आयोग की चर्चा होती है वो संवैधानिक होता है, और जिस आयोग की संविधान में चर्चा नहीं होती है, कानून के द्वारा मान्यता दी गई होती है, वो कानूनी आयोग होता है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। संवैधानिक आयोग कौन सा होता है? जिसकी चर्चा संविधान में दी गई हो, किसी अनुच्छेद में दी गई हो, किसी भाग में दी हो। जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग, SC ST आयोग, ये संवैधानिक आयोग हैं। जबकि सूचना आयोग क्या है? एक कानूनी आयोग है, क्योंकि उसकी चर्चा संविधान में नहीं है। महिला आयोग की भी चर्चा संविधान में नहीं है, वो भी कानूनी आयोग है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 341 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी भी निम्न जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। किसी भी निम्न जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। तो बेसिकली अनुसूचित जाति SC की घोषणा से संबंधित है। तो और 342 में प्रावधान है राष्ट्रपति किसी भी जनजाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। अनुसूचित जाति का मतलब है ST घोषित कर सकता है। किसी भी जनजाति को घोषित करेगा, ट्राइब को, ठीक है ना? तो ये अनुसूचित जाति ST से संबंधित है। राष्ट्रपति किसी भी जनजाति को
एसटी घोषित कर सकता है। तो 342 अनुच्छेद है। अब ये छोटे छोटे अनुच्छेद हैं मित्रों, तो ये ध्यान रखने हैं आपको। जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो आपको ये सारी बातें पता रहेंगी तो आप अच्छे से करेंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब भाग 17 मैं आपको बता देता हूँ, फिर 17 के बाद 18, 19, 20 भी हम करेंगे, लेकिन भागना मत, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। भाग 17, भाग 17 में क्या है मित्रों, ये भी ध्यान रखना है। इसमें राजभाषा से संबंधित है। किस संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। राजभाषा से संबंधित है भाग 17। तो राजभाषा से संबंधित है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राजभाषा से संबंधित है। तो ये राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 दिखाई दे रहा है राजभाषा से, मैंने रेड कलर में लिख दिया तो आपको फिर दिखाई ना दे। तो राजभाषा से संबंधित है। तो इसमें कहाँ से अनुच्छेद शुरू होंगे? पहले तो भाग 16 कहाँ पर खत्म हुआ? 342 पर। तो ये 343 से शुरू होगा, 351 तक है। ये आपको ध्यान रखना है। भाग 17 343 से 351 तक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब मित्रों क्या ध्यान रखना है कि इसके अनुच्छेद जो हैं, पहला तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर ध्यान रहना चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि राजभाषा कौन सी होती है? कामकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? मनोवैज्ञानिक एकता की भाषा। तो हमारे यहाँ भाग 17 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो आपको दो शब्द ध्यान रखने, एक राजभाषा, एक राष्ट्रभाषा। चलो इन दोनों में अंतर बताते हैं। राजभाषा क्या होती है? कामकाज की भाषा, कार्य करने की भाषा, कि अधिक से अधिक काम में प्रयोग की जाएगी। ये मनोवैज्ञानिक एकता की भाषा है, यानी कि राष्ट्र निर्माण की भाषा है। मनोवैज्ञानिक एकता, हम की भावना लाने वाली व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक एकता की भाषा, हम लाने की भावना, हमारे अंदर एकता लाने की भाषा है। तो हिंदी को ये एकता का आधार ना मानकर कार्य करने की भाषा का आधार माना है। क्योंकि एकता का आधार हिंदी इसलिए नहीं हो सकती कि हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती, ना ही पश्चिमी और पूर्वी जो भारत है वहाँ पर हिंदी बोली जाती है। हिंदी उत्तर भारत की भाषा ही मानी जाती है। इसलिए कहा गया इसको कार्य करने की भाषा बनाते हैं, ना कि मनोवैज्ञानिक एकता हम या एकता स्थापित करने की भाषा बनाते हैं। अगर इसको एकता की भाषा बनाने की कोशिश की जाती तो दक्षिण भारत में विरोध होता। इसलिए बेसिकली हिंदी को राजभाषा बनाया गया। क्या बनाया गया? राजभाषा। अब ये राजभाषा की घोषणा किस समिति की सिफारिश पर की गई थी संविधान सभा में, वो भी ध्यान रखना। जब हमारा संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था, तो जब हिंदी को लेकर मुद्दा आया तो पहले हिंदी को कहा गया कि राष्ट्रभाषा बनाया जाए। लेकिन तभी मित्रों क्या है कि बेसिकली विरोध भी हुआ। दक्षिण भारत के लोगों ने कहा भाई हिंदी हम तो बोलते नहीं है, हम तो अपना क्या है कि बेसिकली अन्य भाषाएं बोलते हैं, तेलुगु, तमिल, तो मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, तो बात इसलिए हम तो कैसे अपना सकते हैं हिंदी को? फिर इससे मतभेद हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, हमारे बच्चे तो परीक्षाओं में पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए बेसिकली क्या है, एक मुंशी आयंगर समिति का गठन किया गया था। मुंशी आयंगर समिति का, जिसे मुंशी आयंगर फार्मूला भी कह देते हैं, मुंशी आयंगर समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश पर ही हिंदी को राजभाषा बनाया गया। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। ये पहले आरएस में आ चुका है, मेंस में, और प्री में भी आ जाएगा, और नेट में भी आ चुका है। बाकी बहुत सारी परीक्षाओं में रीट वाले बच्चे भी ध्यान रखें, ये छोटे छोटे सवाल उनके भी आ सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखें। तो चाहे कोई भी एग्जाम हो तो आपको ये सारी बातें पता रहनी चाहिए। अब मैं इससे संबंधित भाग 17 से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो भी आपको थोड़े थोड़े बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। 343, 344, 350, 350 ए, 350 बी और 351, ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं।
आप चाहे कोई भी लेवल के एग्जाम याद करें, ये छोटे छोटे तो अनुच्छेद पता ही रहने चाहिए। पहले 343 में क्या है, 343 में कहा गया हिंदी हमारी राजभाषा होगी, हिंदी राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। अब आपसे पूछे लिपि देवनागरी होगी, ये प्रावधान कहाँ पर है, कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में? तो भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 में। हिंदी हमारी राजभाषा होगी, ये कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में? तो 343 अनुच्छेद में, भाग 17 में है। 344 में राजभाषा आयोग का प्रावधान है। ये राजभाषा आयोग बेसिकली हिंदी को बढ़ावा देने का काम करता है, केंद्रीय स्तर पर इसकी स्थापना होती है। तो बेसिकली 344 में राजभाषा आयोग का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। 350 में क्या कहा गया, इसमें बहुत ही अच्छी बात है मित्रों, ये हर नागरिक के लिए इम्पोर्टेंट है। आप भी कभी किसी अधिकारी से मिलने जाएं तो ये आपको ध्यान में रखना है। 18 क्वेश्चन और लेवल 5 का रहेगा। बेटा देखो एग्जाम का लेवल तो वो ध्यान रखता है, आपको अपना लेवल बढ़ाना है, तो आप जितना ज़्यादा लेवल अपना बढ़ाएंगे उतना आपका विकास होगा अक्षय जी। तो आप अपना लेवल बढ़ाते रहें, तो आप बहुत अच्छा देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब 350 को सुन लीजिए, अशोक सैनी जी जुड़ गए हैं, ठीक है ना। अशोक सैनी जी भी पूछ रहे हैं अक्षय जी भाई क्या मीन है। मीन कुछ नहीं है बेटा, ये जो बता रहे हैं वो आप ध्यान रखना। तो 350 में कहा गया है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, जैसे किसी का भी हरासमेंट होता है, किसी का अधिकारों का हनन होता है, तो वो अपना दुख, व्यथा, पीड़ित व्यक्ति अपना दुख या व्यथा किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकता है, किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकता है। कोई भी अधिकारी उससे ये नहीं कहेगा हिंदी में लिख के लाओ, ये ध्यान रखना। मान लीजिए कोई व्यक्ति पीड़ित है, अब वो थाने में जाए, अब थानेदार उससे कहे हिंदी में लिख के ला, अब वो हिंदी में लिखने कहाँ जाए? तो ये बेसिकली राम राम गुरुजी, लोकेंद्र जी बोल रहे हैं। बिल्कुल लोकेंद्र मीना जी, आपको राम राम, सबको मेरी राम राम। लेकिन आप बेटा शेयर ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा लोगों को जोड़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पीड़ित व्यक्ति अपनी व्यथा, दुख किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकता है। तो ये 350 में, तो थानेदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कलेक्टर हो, उसे हिंदी इंग्लिश में लिखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब कई बार ऐसा भी, आज तो ग्लोबल युग है, चाहे हम चले जाएँ, मान लीजिए सिंपल, या कोई साउथ का व्यक्ति राजस्थान आता है और आने के बाद उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, अब वो थाने या तहसील में जाता है तो वो अपना तेलुगु में लेटर लिखता है, अब थानेदार कहता है हिंदी में लिख के लाओ, वो बेचारा पहले ही परेशान है, अब हिंदी में लिखवाने किससे जाए, वो तो किसी को जानता ही नहीं है। तो जिस भी भाषा में, तो थानेदार का कर्तव्य है, तहसीलदार का कर्तव्य है कि उसको वो ट्रांसलेट करे और समझने की कोशिश करे, उस पीड़ित व्यक्ति को बाध्य ना करे। तो ये बेसिकली छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। 350 ए में क्या है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं 350 ए में क्या है। 350 तो मैंने बता दिया। 350 ए, 350 ए में है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी। तो वास्तव में ये ध्यान में रखना है, इसमें ये प्रावधान है कि 350 ए में कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, जहाँ तक संभव हो उसकी जो मदर टंग है, जिसमें उसका लालन पोषण हुआ है, उसी भाषा में अगर प्रारंभिक शिक्षा देंगे तो विकास ज़्यादा होगा, वो बच्चा आसानी से सारी बातें समझ पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 350 बी में क्या है वो भी आपको पता रहना चाहिए मित्रों, वो भी बता देता हूँ। 350 बी में है अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। भाई अल्पसंख्यक जो भाषाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, आपको पता है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, और भी भाषाएं बहुत सारी हैं जिनको अभी मान्यता भी नहीं मिली है, राजस्थानी भाषा को भी मान्यता नहीं मिली है। तो अल्पसंख्यक भाषाओं की रक्षा करने का काम, की रक्षा के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये 350 बी में प्रावधान है, एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। तो बेसिकली इसका काम होगा
जितनी भी हमारी अल्पसंख्यक भाषाएं हैं जो लुप्त होती जा रही हैं या जो कम बोली जाती हैं, उनका भी संरक्षण हो। क्योंकि बेटा संस्कृति के हर तत्व का महत्व रहता है। कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे मेलिनोस्की, वो कहते थे संस्कृति का कोई भी तत्व निष्क्रिय नहीं होता, बिना काम के नहीं होता, उसकी कोई ना कोई उपयोगिता रहती है तो ही बना हुआ है। जैसे सिंपल कोविड काल ने शो भी कर दिया कि पहले हम पूर्वजों की बात नहीं मानते थे, भौतिकता की बात करते थे, बाहर का खाना खाते थे, घर का खाना तक बंद कर दिया था। अब कोविड ने स्पष्ट कर दिया घर के खाने की वैल्यू ज़्यादा है और घर रहना भी जरूरी है, घर वालों से प्रेम करना भी जरूरी है। ओम RDS क्लासेज गुरु जी को प्रणाम, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। तो ये सबको मेरा प्रणाम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 351 क्या है, में प्रावधान क्या है, ये भी ध्यान रखते हैं। 351 में केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि हिंदी को बढ़ावा देने का काम करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो 351 में क्या प्रावधान है कि केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। केंद्र सरकार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का काम करेगी। तो ये बेटा छोटी छोटी बातें हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना। बढ़ावा देने का कार्य करेगी। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब भाग 17 भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब मैंने ये कल भी बताए थे, मैंने आज दोबारा रिपीट ही किए हैं आपके सामने। लेकिन अब हम भाग 18, 19, 20, 21, 22 ये 4 भाग और बचे हैं, 4-5 भाग। तो अब इन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों पहले हम भाग लेंगे 18। भाग 18 जल्दी से बताओ किससे संबंधित है, मैंने बताया तो था, फिर भी आप दोबारा से बताओ एक बार। भाग 18 है आपात उपबंध के बारे में, इमरजेंसी के बारे में है, आपात संबंधी प्रावधान है। इमरजेंसी ये कहाँ से प्रभावित है, जर्मनी से प्रभावित है भाग 18। तो ये मैंने बताया था आपको कि बेसिकली हमारे आपात इमरजेंसी संबंधी प्रावधान जर्मनी से प्रभावित हैं। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो अब आगे क्या है, इसमें कितने प्रकार के आपात हैं। भाग 18 कहाँ से शुरू होगा, 352 से 360 तक है। पहले तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि 351 पे भाग 17 खत्म हुआ था, तो 352 से 360 तक है। हमारे संविधान में मित्रों 3 प्रकार के आपात हैं की चर्चा की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपात, जिसे केंद्र सरकार कब लगाती है, जो युद्ध, भय, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात। इसकी चर्चा 352 अनुच्छेद में की गई है। कब लगता है ये, अगर युद्ध हो जाए, कोई भय आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इन परिस्थितियों में लगता है। ये अभी तक 3 बार ही लगा है ऐसा, ठीक है ना। तो बेसिकली राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बारी हुई है, 62 में, 71 में और 75। तो ये वास्तव में आप कहेंगे 75 में तो सर कुछ भी नहीं था। बेसिकली 75 में पहले आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था, पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, ये 44वें संशोधन नियम द्वारा जोड़ा गया है। पहले आंतरिक अशांति शब्द था, तो इंदिरा गांधी जी ने फिर 1975 में जो लगाया था आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा ये सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल किया गया और आंतरिक अशांति को हटा गया था, क्योंकि उस समय इमरजेंसी का विरोध बहुत अधिक हुआ था। देखो निरंकुश शासन कोई भी उचित नहीं होता, कोई भी सरकार लेके आए वो गलत ही होता है। तो बेसिकली राष्ट्रीय आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में ही राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। लेकिन इसको 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों में दोहरे बहुमत की जरूरत पड़ती है, तब जाके ये आगे लागू होगा। 1 महीने से ज़्यादा लागू भी नहीं हो सकता अगर संसद ने अनुमति नहीं दी तो। और फिर 6 माह बाद फिर दोबारा संसद में अनुमति लेनी होगी। इसको हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप इतना तो ध्यान रखो 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। दूसरा प्रकार का आपात है संवैधानिक आपात, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। संवैधानिक आपात, राष्ट्रपति शासन, ये राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसकी चर्चा 356 में है। ये कब लगाया जाएगा,
ये तब लगाता है राष्ट्रपति यदि ये राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना करती है तो उसे एकता अखंडता पर कुठाराघात माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति शासन की उस राज्य में। तो फिर वो उस राज्य का सारा शासन केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है, केंद्र सरकार फिर अपने हिसाब से संचालित करती है। तो बेसिकली संवैधानिक आपात ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार लागू किया गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पेप्सू पंजाब में लगाया गया था, राजस्थान में भी 4 बार लग गया है, और यूपी में मणिपुर में 13 बार लग गया है। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है कि संवैधानिक आपात राष्ट्रपति शासन की चर्चा अनुच्छेद 356 में। तीसरा है वित्तीय आपात। यदि धन का संकट पैदा हो जाए तो उस परिस्थिति में केंद्र सरकार या राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। इसकी चर्चा 360 में की गई है। तो वास्तव में संकट की स्थिति पैदा हो जाए वित्तीय की, तब वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ अब तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। तो ये सारी बातें तो आपको पता रहनी चाहिए। तो मित्रों, भाग 18 में ध्यान रखना है आपको क्या कि पहला तो ये किससे प्रभावित है कि भाई जर्मनी से प्रभावित है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 352 से 360 है। इसमें 3 प्रकार के आपात की चर्चा है। पहला राष्ट्रीय आपात है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में की गई है। ये कब लगाया जाता है, युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। वैसे ये 3 बार ही लगाया, 62 में, 71 में, 75 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन है। ये राज्यों में लगाया जाता है यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार की अवहेलना करती है या राज्य सरकार अपना बहुमत खो देती है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इसकी चर्चा 356 में है। ये सबसे पहले पेप्सू पंजाब में लगाया गया, फिर मणिपुर उत्तर प्रदेश में काफ़ी बार लागू किया चुका है, राजस्थान में भी 4 बार लागू हो चुका है। तो बेसिकली ये राष्ट्रपति शासन तो सिंपली एकता अखंडता को बनाए रखने का प्रावधान है। तो ये तो अनेकों राज्यों में अनेकों बार लग चुका है। अब तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात कब लाया जा सकता है, तब लाया जा सकता है अगर वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अगर हमारे यहाँ धन संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। इसे भी राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा ही लाया जा सकता है। लेकिन इसमें प्रावधान है कि 2 माह के अंदर की संसद की अनुमति लेनी होगी दोहरे बहुमत से दोनों सदनों में। लेकिन ये बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है, इसलिए टिपिकल रखा गया है। कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये बिना मतलब जनता को परेशान करने के लिए ना लाए। सब काम हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से हो। वित्तीय आपात की घोषणा हमारे यहाँ एक बार भी नहीं हुई है। अब इसमें होता क्या है वित्तीय आपात में? वित्तीय आपात में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में कटौती हो सकती है, यहाँ तक कि न्यायाधीशों के वेतनमान में भी कटौती हो सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को आर्थिक सहायता देने में भी कटौती कर सकती है। तो सिंपल सा है, सारा वित्त फिर केंद्र सरकार अपने अनुसार संचालित करती है। तो भाग 18 के बाद भाग 19, 20, 21, 22 की भी मित्रों चर्चा करते हैं। पहले भाग 19 की चर्चा करते हैं। भाग 19, भाग 19 की चर्चा करें। भाग 19 में क्या है वो भी मैं बता देता हूं। उसमें है प्रकीर्णन उपबंध यानी कि विविध उपबंध। प्रकीर्णन का मतलब होता है विविध उपबंध। तो विविध उपबंध क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। प्रकीर्णन उपबंध तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी चर्चा प्रकीर्णन यानी कि विविध प्रकार के उपबंध। एक्चुअली क्या है, हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए अनेक बार क्या है जो छोटे छोटे प्रावधान रह गए थे उसको अनुच्छेद 19 में डाल दिया, भाग 19 में डाल दिया। इसमें अनुच्छेद हैं 361 से लेकर 367 तक हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, 361 से लेकर 367 तक हैं। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है, 361 से 367 तक हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है मित्रों कि इसमें सारे अनुच्छेद आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, मैं दोनों की चर्चा कर देता हूँ क्योंकि बाकी भाग में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। पहला तो है अनुच्छेद 361 और दूसरा है 365। मैं पहले 361 के बारे में बता देता हूँ। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति व राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है।
राष्ट्रपति व राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है। संरक्षण संबंधी प्रावधान है, संरक्षण सुरक्षा। अब आप कहेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण क्यों दिया गया है, मैं अभी आपको बता देता हूं। एक्चुअली आपको पता है हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब जो नॉमिनल हेड रहता है, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल नॉमिनल हेड रहते हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं। हमारे यहाँ सारा शासन तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पर ही चलता है, लेकिन वास्तव में निर्णय कौन करते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई गलती करते हैं, लेकिन उस पर अंतिम हस्ताक्षर तो किसके हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल के हैं। अब इसलिए सजा राष्ट्रपति राज्यपाल को मिलनी चाहिए, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को मिलनी चाहिए। वास्तव में उसकी सजा तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ही मिलनी चाहिए। उन्होंने तो बेचारों ने खाली सिग्नेचर किए, निर्णय थोड़ी किया है। इसलिए राष्ट्रपति व राज्यपाल को संरक्षण दिया गया है, क्योंकि वो बेचारे सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं। तो बेसिकली क्या संरक्षण दिया गया है, तो संरक्षण भी सुन लीजिए। पहला तो पद के दौरान उन पर कोई दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। और न्यायालय में उपस्थिति से छूट, न्यायालय में उपस्थिति से छूट, उनके खिलाफ कोई अनावश्यक वारंट भी नहीं निकाला जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना है, न्यायालय में उपस्थिति से छूट तो दिया हुआ है, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, ये तो आपने ध्यान रख लिया। अब तीसरा वाला जो प्रावधान है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तीसरा वाला जो है वो भी आप मित्रों ध्यान में रखेंगे, तो बेसिकली वो भी मैं आपको बताता हूं अभी। तीसरा क्या है कि बेसिकली जब सिविल वाला मुद्दा हो, तीसरा है व्यक्तिगत हैसियत या सिविल मामलों में मामले से संबंधित मुकदमा है, तो कार्रवाई की जा सकती है, कार्रवाई की जा सकती है। भाई सिंपल है कि कोई व्यक्तिगत विवाद है, संपत्ति संबंधी विवाद है, धन संबंधी विवाद है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी 2 माह पूर्व सूचना देना आवश्यक है। और जो व्यक्ति ऐसा वाद लाएगा उसकी पूरी डिटेलिंग भी आवश्यक है। 2 माह पूर्व सूचना देंगे, और जो व्यक्ति लाएगा तो उसकी पूरा विवरण भी होगा, उसको अपना विवरण भी देना होगा, तभी कहीं ना कहीं सारा मसला लाया जा सकेगा। तो बेसिकली राष्ट्रपति राज्यपाल को संरक्षण दिया गया 361 के तहत कि उन पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं लाया जाएगा, न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत हैसियत से या कोई संपत्ति संबंधी विवाद है तो मुकदमा लाया जा सकता है। उसमें भी 2 माह पूर्व सूचना देना आवश्यक है, और जो व्यक्ति ऐसा मुकदमा लाएगा उसका पूरा विवरण भी देना उसको आवश्यक होगा। तो ये सारी बातें आपको 361 वाली ध्यान में रखनी चाहिए। अब इसके बाद 365 आपको ध्यान रखना है। 365 में क्या है मैं वो भी बता देता हूं मित्रों। 365 में कहा गया है, यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना करती है, यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना करती है, निर्देशों की अवहेलना करती है, ठीक है ना, अवहेलना करती है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति 356 की घोषणा कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति
356 की यानी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। घोषणा कर सकता है यानी कि 365 356 का आधार है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि 356 से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है, तो वो 365 है मित्रों। ये आपको बार बार ध्यान रखना होगा, ये भी बहुत एग्जामों में आ चुका है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे विकास ढाका जी, सर ब्लैक बोर्ड को कलर सही नहीं आ रहा। बेटा ब्लैक बोर्ड का कलर तो अब तो सही आना चाहिए, तो दिख रहा है, अब तो बेटर दिख रहा है बेटा। फिर भी कोई दिक्कत आए तो दोबारा उसको सही, बीच में रेड कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, अब तो येलो तो चमकता है दूर से, तो सारा दिखना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी बेटा एक बार क्या है, 365 नंबर आप चाहे तो नेट से ही इसको चेक कर लेना एक बार, और चाहे तो आप अपनी बुक या बैरेक्ट से चेक करना, तो बहुत अच्छा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये सारी बातें 365 वाला ध्यान रखना बेसिक ये है कि 356 का आधार कौन सा है, 365 है। 356 से कौन सा अनुच्छेद जुड़ा हुआ है, 365 जुड़ा हुआ है। तो ये बातें तो ध्यान रखनी चाहिए। अब बेटा हम आते हैं भाग 20 पर। किस पर आते हैं, भाग 20 पर। तो भाग 20 की भी चर्चा करते हैं। भाग 20 में है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। इसमें बेटा एक ही अनुच्छेद है 368, यानी कि हमारे यहाँ 105 संविधान संशोधन अधिनियम पारित की जा चुके हैं। तो बेसिकली उसके लिए प्रक्रिया क्या है संविधान में संशोधन की, तो हमारे यहाँ दो प्रकार की प्रक्रिया है। एक में तो क्या है, विशेष बहुमत चाहिए, दोहरा बहुमत। विशेष बहुमत कौन सा चाहिए, दोहरा बहुमत वाला, 2/3 बहुमत, दोहरा बहुमत। दूसरे में दोहरा बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन चाहिए। अब ये बात भी ध्यान रखना है, अब भागने की कोशिश मत करना। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से विशेष बहुमत शब्द को ही हटा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोहरा बहुमत खाली, और यहाँ दोहरा बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन। अब ये दोहरा बहुमत क्या है, दोहरा बहुमत का मतलब है कि उपस्थित का 2/3। अब ये शब्द ध्यान रखना, उपस्थित का 2/3 प्लस कुल संख्या का 50% प्लस 1, दोनों शर्तें पूर्ति होनी चाहिए। यानी कि वहाँ पर जितने प्रेजेंट है उनका 2/3। मान लीजिए लोकसभा में 545 सदस्य हैं और 400 ही उपस्थित हैं, तो 400 का 2/3। एक शर्त तो ये कंप्लीट होनी चाहिए, कुल संख्या का 50% प्लस 1। जैसे 545 सदस्य हैं हमारे यहाँ, तो उसमें 2 का भाग देकर प्लस 1 देखें जितना आएगा, यानी कि 273 के आसपास। तो वो बेसिकली यानी कि दोनों शर्तें, इनमें से भी जो ज़्यादा संख्या है तो वो वैलिड मानी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना। तो बेसिकली दोहरा बहुमत, अब सिंपली दोहरे बहुमत की आवश्यकता है, इसमें राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें फंडामेंटल राइट में परिवर्तन करना है, डीपीएसपी में परिवर्तन करना है, तो बस संसद के दोहरे बहुमत की आवश्यकता पड़ती है दोनों सदनों में, और वो विधेयक पारित हो जाता है, मौलिक अधिकार डीपीएसपी में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं उसमें संसद के दोहरे बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन भी आवश्यक है। वो ज़्यादा प्रावधान, ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इनकी चर्चा भी मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आधे राज्यों का विधानमंडल का समर्थन चाहिए, कहाँ आधे राज्यों के विधानमंडल की समर्थन की आवश्यकता है। तो वो है 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन करना है, केंद्र की संसद में परिवर्तन करना है, संसद की शक्ति में परिवर्तन करना है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में परिवर्तन करना है,
भाग 11-12 में परिवर्तन, 12-13 में परिवर्तन करना है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में परिवर्तन करना है। तो ये प्रावधान ऐसे हैं, यहाँ पर आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन भी आवश्यक है। आधे राज्यों का नहीं, आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन भी आवश्यक है। यानी कि हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, तो 14 + 1 यानी कि 15 राज्यों की विधानसभा से भी वो समर्पित होना चाहिए विधेयक, तभी जाके अधिनियम बनेगा। तो ये बात भी मित्रों आपको क्लियर होगी। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। तो ये 20वां भाग भी मैंने बता दिया। अब हम कल 21वां 22वां भाग बताएंगे, साथ में प्रस्तावना पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना भी कल देखेंगे। तो अब कल तो ऑफ रहेगा संडे को, अब मंडे को हम मिलेंगे। तो मित्रों आपके साथ अभी तो मैं विदाई चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और परसों प्रस्तावना भी करेंगे और 21वां 22वां भाग भी करेंगे। इसी के साथ आपसे विदाई चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जुड़िए। फिर आपको ढाका जी तो बिल्कुल आपको राष्ट्रपति इलेक्शन भी बताएंगे, सारी बातें बताएंगे। धन्यवाद।